वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। देखिए, इसमें जैसे हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे, एनर्जी के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था एनर्जी लेवल के लिए, और उसी में हमने देखा था कि बी जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट होता है, और बी का फार्मूला हमने लिखा था बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8π² IC। तो मेजरली यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, वो इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो वी नीड टू रिमेंबर द फार्मूला बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8π² IC, जहाँ पे कि बी होता है रोटेशनल कांस्टेंट, राइट। B इज नोन एज रोटेशनल कांस्टेंट। H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए 8π², पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। I इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और C क्या है, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की क्या वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेजरली हम फार्मूला यूटिलाइज करके रखेंगे, ठीक है। देन आई का एक और फार्मूला हमारे पास होता है, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक और फार्मूला है आई इज इक्वल टू μr², ठीक है। आई इज इक्वल टू μr²। म्यू क्या होता है, म्यू इज नोन एज रिड्यूस्ड मास, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या होते हैं, m1 और m2 है मास ऑफ एटम्स। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो दो एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये m1 और m2 उनको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और r क्या है, r होता है उनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। बी की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, बी इज 1.92118 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि एक एटम हो गया हमारा कार्बन और दूसरा एटम हो गया हमारा ऑक्सीजन। इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है एंड रेडियस कैलकुलेट करना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ठीक है। तो हम फॉर्मूला वही यूटिलाइज करेंगे, बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8π² IC। इसमें हमें आई को कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, तो इसी की टर्म्स में हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। आई इधर ले आएंगे, बी को नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू एच अपॉन 8π² BC, राइट। एच की वैल्यू हमने रख ली यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड। 8 इंटू π² है तो 3.14 इंटू 3.14। बी की वैल्यू हमें गिवन है 1.92118 सेंटीमीटर इनवर्स में है, हम किस में लेंगे इससे, मीटर इनवर्स में लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ ली हुई है मीटर्स पर सेकेंड में, तो इसको भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर इनवर्स में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1.92118 इंटू 10⁻², दैट इज 100 मीटर इनवर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको सबको हम कैलकुलेट करके हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज। वी गॉट द आंसर 1.457 इंटू 10⁻⁻47 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी आई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, ठीक है। तो आर कैसे निकाल सकते हैं, आर के लिए भी हम आई का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज इक्वल टू μr²। अब म्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। म्यू की क्या होती है, म्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए कि ये m1 m2 क्या चीज़ है, हमें गिवन नहीं है यहाँ पे, कार्बन या ऑक्सीजन का कोई भी मास हमें गिवन नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। हम फिलहाल अपनी कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए, देखिए ये लेते तो मास हम हमेशा किस में है, kg में या ग्राम्स में लेंगे। ये वाला जो मास हम लेते हैं ये हमेशा kg या ग्राम्स में, यानी कि एक एटम का मास लेते हैं, ठीक है, एक एटम का मास लेते हैं। लेकिन अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास हमें नोन होता है, कार्बन का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन एटम का होता है 16 ग्राम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट O2 का हो जाएगा 32, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है तो ये 16 ले लिया हमने, है ना, ग्राम्स। लेकिन ये 12 ग्राम और 16 ग्राम जो है ये एक एटम का मास नहीं है,
है ना। यहाँ पे देखिए एक ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि आगे तक हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि किसी भी एलिमेंट का एक मोल या किसी भी गैस का एक मोल जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। 1 मोल किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। ठीक है, एक मोल के अंदर अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बताइए क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.024 इंटू 10⁻23। ठीक है, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर 20। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के एक मोल के अंदर ये हैं हमारे नंबर ऑफ एटम्स, राइट। अब अगर हम कहते हैं कि उसके एक मोल में जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं या किसी गैस की बात कर रहे हैं, उसमें मास कितना होता है, व्हाट इज़ द मास ऑफ दैट, तो हम लेते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास जो है उसके एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम के लिए क्या होगा, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.024 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ऑक्सीजन एटम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 16 ग्राम होता है ना, 16 ग्राम। ठीक है, तो अब अगर हमें ये तो हो गया, इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास हो गया, ये 6.024 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास हो गया 16 ग्राम। हमें क्या चाहिए, हमें एक एटम का मास चाहिए। तो एक एटम के मास के लिए हम क्या करते हैं, 16 ग्राम्स को हम डिवाइड कर लेंगे 6.024 इंटू 10⁻23 से, है ना। तो ये हमें एक एटम का मास मिल जाएगा, राइट। यानी कि हम ये चीज़ याद रखेंगे, टू गेट द मास ऑफ एनी वन एटम, किसी भी चीज़ के, किसी एलिमेंट का या किसी गैस के एक एटम का अगर हमें मास चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। दिस इज आवर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.024 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो मास आएगा हमारा एक एटम का मास, वो हम यहाँ पे लेते हैं M1 और M2 के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे, आप खुद देखिए कि कार्बन का जो होगा, कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 ग्राम होता है, 12/6.024 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16 अपॉन ये 6.024 इंटू 10⁻23, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे इन्हीं को प्लस करके, है ना। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट और बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा हो जाएगी लंबी कि एक ही क्वेश्चन बहुत टाइम यूटिलाइज कर जाएगा। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा इनका जो हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, जैसे अगर हम कह देते हैं M1 हमारा कार्बन है और M2 हमारा ऑक्सीजन है, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल, तो हमने 12 इंटू 16 अपॉन 12 प्लस 16 कर लिया इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, ये हमने डिवाइड करके ये इसका ये आ गया हमारा एटॉमिक मास यूनिट, इसको कहते हैं एटॉमिक, इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास यूनिट 6.857 एटॉमिक मास यूनिट में आ गया। लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें ग्राम्स में या केजी में चाहिए, एक का मास चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए केजी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से। ये ईजी पड़ेगी कैलकुलेशन, हमें इतनी लंबी और वियर्ड कैलकुलेशन करने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स कैलकुलेट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से, तो आसान पड़ेगी कैलकुलेशन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है एक एटॉमिक मास यूनिट को जब आप कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से। ठीक है, और ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, ये आपका आंसर केजी में आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन शॉर्ट आवर कैलकुलेशंस, राइट। तो यहाँ पे हमने वही किया है, सबसे पहले हमने म्यू को कैलकुलेट कर लिया, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर में हमने म्यू को पहले कैलकुलेट कर लिया, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 कर लिया। ठीक है, 12 इंटू 16 अपॉन 12 प्लस 16 ये कैलकुलेट करके हमारा आ गया एटॉमिक मास यूनिट, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg से।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा 11.45 इंटू 10⁻⁻27 kg, या हम कह सकते हैं 1.145 इंटू 10⁻⁻28 kgs। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, r² = I/μ, या r √I/μ। i की भी हमें कैलकुलेट किया हुआ है हमने पहले, और म्यू भी हमारा कैलकुलेटेड है। दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यूज रखेंगे एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके इसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे। इसमें माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, द फर्स्ट लाइन इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 3.8423 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑल्सो फाइंड द बॉन्ड लेंथ। कैलकुलेट हमें यहाँ पे भी वही दोनों चीज़ें करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I और बॉन्ड लेंथ यानी कि R। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको B की वैल्यू भी गिवन है, पहले जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, द फर्स्ट लाइन इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इतनी सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको दे रखा है फर्स्ट लाइन। अब आपको पता है कि जो हमारी लाइन्स की स्पेसिंग होती है ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारी लाइंस की स्पेसिंग होती है इंडिविजुअल लाइंस की, वो क्या होती है, पहली लाइन जो आती है वो हमारी किस पे आती है, 2b पे आती है ना। पहली लाइन जो होती है उसकी क्या होती है, एनर्जी लेवल 2b होता है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पहली लाइन जो आई है वो कितने पे है, 3.8423 सेंटीमीटर इनवर्स पे है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2b की वैल्यू हमें गिवन है, 2b = 3.8423 सेंटीमीटर इनवर्स। b कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से, b क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई 2, तो इसके लिए क्या आ गया हमारा 1.92118 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना। अब देखो ये बिल्कुल वही टर्म आ गई हमारी जो पहले अभी हमने न्यूमेरिकल किया है, उसमें हमें b की वैल्यू गिवन थी। देखो यहाँ पे ये b की वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है, और हमें क्या निकालना था, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ही निकालना था, I और R को निकालना था, है ना। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है ये हमारा। देखो b की वैल्यू आ गई हमारी 1.92118। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, बॉन्ड लेंथ निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मॉलिक्यूल भी सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक बार अगर हमारे पास b की वैल्यू है फिर तो सारी चीज़ें सेम है, अभी हमने कैलकुलेट किया है, वी कैन डू इट। ठीक है, बस हमें ये याद रखना है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर जो फर्स्ट लाइन आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2b, है ना, वो 2b पे आती है। तो 2b = जो भी कुछ आपको दे रखा है दैट इज द वैल्यू ऑफ 2b। इससे हम b को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फार IR स्पेक्ट्रा ऑफ HI कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइन्स विद डेल्टा न्यू बार = 12.8 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I कैलकुलेट करना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि R कैलकुलेट करना है ना। मॉलिक्यूल क्या है हमारा, HI है, राइट। अब देखो फिर से हमें क्या दे रखा है, डेल्टा न्यू बार की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा न्यू बार का मतलब क्या है, एनर्जी गैप, दो लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कहलाता है डेल्टा न्यू बार। यानी कि ये भी b के बराबर ही होता है, 2b। जो स्पेसिंग है हमारी उसको आप 2b कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस इतना आया है ना। तो ये भी आपको क्या दे रखा है, एक तरीके से ये आपको 2b की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना। The far IR spectra of HI consist of equally spaced lines with delta nu bar = 12.8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा जो एनर्जी स्पेसिंग थी वो कितनी होती थी, 2b के बराबर होती थी। द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स यूज टू बी 2b, है ना। तो डेल्टा न्यू बार क्या है, 2b ही तो है ये, तो 2b हमें गिवन है। ठीक है ना, 2b = 12.8 सेंटीमीटर इनवर्स। अगेन वी कैलकुलेट b क्या हो जाएगा, 12.8/2, ये आ गया हमारा 6.4 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 640 मीटर इनवर्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। डेल्टा न्यू बार का मतलब होता है कि एनर्जी स्पेसिंग कितनी है। जब हम कैलकुलेट करते थे कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप कितना है, डेल्टा एनर्जी, है ना, E2 - E1 करके, तो ये वो चीज़ है। और वो होती कितनी थी, स्पेसिंग कितनी होती थी आपस में, 2b होती थी।
ठीक है। तो फिर से देखिए, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, बी हमें मिल गया, हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई निकालना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी आर निकालना है, वही प्रोसीजर होगा बिल्कुल। b इज इक्वल टू एच अपॉन 8π² IC, आई निकालना है हमें, b हमें यहाँ पे आ गया 640, तो सबकी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ये आ गया हमारा 4.369 इंटू 10⁻⁻47 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगेन आई कैलकुलेट करना है, आई का सेम फॉर्मूला है म्यू आर स्क्वायर। अब देखिए म्यू क्या लगेंगे हम, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है, हाइड्रोजन है, m2 क्या है, आयोडीन है ना। तो H का कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट, 1 होता है। आयोडीन का कितना होता है, 127, ठीक है ना। तो फिर से वही चीज़ करेंगे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, 1 इंटू 127 अपॉन 1 प्लस 127, जो भी कुछ हमारा कैलकुलेट करके एटॉमिक मास यूनिट में आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg से, एंड हमारी यहाँ पे म्यू की वैल्यू आएगी। देन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड आई वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज़ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पे हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये आ गई हमारी 1.624 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहली एक्साइटेड स्टेट में यानी कि 0 से जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल गया तो उसकी एनर्जी क्या होगी। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ रखी है ना, इसके सारे फार्मूलेज हमने डिस्कस कर रखे हैं। क्या फार्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी का फार्मूला आपको याद होगा, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू बी जे ऑफ जे प्लस 1। अब इसको आप न्यू बार भी लिख सकते हैं, आप उसको ई से भी दिखा सकते हैं एनर्जी से, है ना, सॉरी न्यू बार जो है वेव नंबर है ना, तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है बी जे ऑफ जे प्लस 1, ठीक है ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एच सी न्यू बार, ठीक है ना, एच सी न्यू बार। कैसे आया ये फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ये फॉर्मूला कैसे आया हमारा, ये फॉर्मूला देखिए अगर आपको याद है तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, ये फॉर्मूला होता है हमारा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो एच न्यू क्या होता है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये होता है ना, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू की जगह हम ये रख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा होता है न्यू बार, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, यानी कि ये लैम्डा जो है 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम क्या रख सकते हैं, न्यू बार रख सकते हैं। ये तो ये आ गया एच सी न्यू बार, ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है। तो इसी का यूटिलाइज हमने यहाँ पे किया है। न्यू बार क्या होता है, इज इक्वल टू बी जे ऑफ जे प्लस 1, और एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी होती है एच सी न्यू बार के बराबर। तो न्यू बार की वैल्यू यहाँ से हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे, एच सी बी जे जे प्लस 1, ठीक है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू रख लेंगे हम 6.62 इंटू 10⁻⁻34। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर्स। बी हमें गिवन है, हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया है 640, ठीक है ना। और जे क्या होगा, जे क्या होगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो जे की वैल्यू क्या होगी 1, है ना। जब हम 0 एनर्जी लेवल पे होते हैं तो जे की वैल्यू क्या होती है 0, फर्स्ट एनर्जी लेवल तो यानी कि जे की वैल्यू 1, सेकेंड एनर्जी लेवल यानी कि जे की वैल्यू 2। अब हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में एनर्जी क्या होगी, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। तो जे की जगह हमने 1 रख लिया यहाँ पे, जे इज़ 1, जे प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, इस सारे को कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻30 जूल्स, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ HCl, H का जो मास है वो क्या होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, और Cl यानी कि 35 लिखा हुआ है, तो इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है 35, ठीक है।
वी फाइंड दैट बी इज इतना 10.59342 सेंटीमीटर इनवर्स, गिवन दैट द मासेस ऑफ 1H एंड 35Cl आर 1.0078250 and 34.9688527 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl मॉलिक्यूल, क्या निकालना है हमें, R निकालना है, B हमें दे रखा है, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ है, पहले I कैलकुलेट करेंगे फिर हम R कैलकुलेट करेंगे, है ना। यहाँ पे हमें एटॉमिक मास यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले म्यू को कैलकुलेट करके तब उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आई कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला हो जाएगा I = H/8π² BC। बी की वैल्यू हमें गिवन है, सी की हमें पता है, एच की वैल्यू भी हम जानते हैं, सबको रखा और हमारा आंसर आ गया 2.65 × 10⁻³ kg/m²। हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आई = μr² के फॉर्मूला लगा के हम आई = μr², म्यू का हम निकाल लेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट में हमें जो भी कुछ दे रखा है m1 m2/m1 + m2 उसको कर लेंगे, ये सब कुछ कैलकुलेट करके एटॉमिक मास यूनिट में आया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.67 × 10⁻⁻27 से केजी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो केजी में कन्वर्ट कर लिया हमने म्यू को। नाउ व्हाट वी विल डू इज, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रखेंगे, आई = μr², आर की वैल्यू हमें निकल जाएगी 1.6 × 10⁻⁻5 मीटर, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, calculate the moment of inertia of water molecule around the axis defined by the bisector of HOH bond. Bond angle HOH, bond angle हमें दे रखा है 104.5 डिग्री and bond length of OH is 95.7 पिकोमीटर। H की एटॉमिक मास यूनिट आपको दे रखा है और केजी में, अच्छा केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी दे रखा है, 1.66 × 10⁻⁻27 केजी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसका निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल का, अराउंड द एक्सिस डिफाइंड बाय बाइसेक्टर ऑफ HOH बॉन्ड। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि बाइसेक्ट हो रहा है अराउंड द एक्सिस। अब HOH हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, वी शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसकी एक्सिस कहाँ से पास करती है, इसकी एक्सिस बिल्कुल यहाँ से पास करती है, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अब जो आपको ये डिस्टेंस होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इसके बराबर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी कहाँ लाई करेगी, ऑक्सीजन के पास लाई करेगी। भाई दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स जो हैं दोनों का मास बराबर है ना, दोनों का मास बिल्कुल बराबर होगा, दोनों की बॉन्ड लेंथ भी बिल्कुल बराबर होगी, वाटर का मॉलिक्यूल है ना। तो जो हमें डिस्टेंस इसका दे रखा है, इसको हम R1 मान लेते हैं, जैसे इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है। और टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा, है ना। बॉन्ड एंगल भी हमें दे रखा है, बॉन्ड एंगल कितना दे रखा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये दे रखा है 104.5 डिग्रीज, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ना। तो ये आप जानते हैं ना फॉर्मूला, I = m1r1² + m2r2²। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि किसके बराबर होता है, 2mr² sin² थीटा के बराबर होता है ना। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है ना। m1r1² + m2r2² अगर हमारा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2mr² sin² थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m क्या मतलब है, यहाँ पे हम मास किसका लेंगे, हाइड्रोजन का लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे m1 और m2 क्या लेते थे हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो अटैच्ड एटम्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हम m1 m2 किसको लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऑक्सीजन के पास है तो m1 और m2 कौन से होंगे, इसकी रिस्पेक्ट में जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं उनको हम m1 और m2 लेंगे, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजन भी, ये भी हाइड्रोजन है, m1 भी हाइड्रोजन और m2 भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो 2mr² sin² थीटा में फॉर्मूले में हम क्या लगाएंगे, m क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना दे रखा है ये, है ना, ये कितना दे रखा है 1.0079 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि दे रखा है दिस इज इक्वल टू 1.6606 × 10⁻⁻27 kg। तो हम kg वाला लेंगे, है ना। ये हमने रख लिया, m की वैल्यू रख ली, ठीक है। μ² क्या होगा, सॉरी दिस इज R²
ठीक है। आर स्क्वायर क्या होगा, ये है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कितनी है हमारी 95.7 पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर्स के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर को जब हम रखेंगे हम क्या करेंगे 95.7 इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या दे रखा है हमें, थीटा दे रखा है बॉन्ड एंगल, दिस इज 104.5, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका भी हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हम इसका सबकी वैल्यूज़ रख लेंगे, ठीक है, सबकी वैल्यूज़ रख लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा ये मैंने यहाँ पे सीधी वैल्यू ही रख ली, यहाँ पे लिखा जाएगा 104.5 डिग्रीज, ठीक है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड विल गेट द आंसर इन kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन में हमें जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उसी के हिसाब से हमें फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर हम अपने एटम्स के आइसोटोप्स लेते हैं, जैसे कार्बन 12 है, ठीक है, ऑक्सीजन 16 है, ये जो है हमारे ये चेंज कर दिए गए हैं इनके आइसोटोप्स में। 12 कार्बन और 16 ऑक्सीजन को बदल दिया गया है 13 कार्बन और 16 ऑक्सीजन को। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है हमारा, उसमें 12 कार्बन ना लेके हमने 13 कार्बन यानी कि उसका आइसोटोप ले लिया है, ठीक है। तो क्या होता है, एटॉमिक मास बढ़ गया हमारा, कार्बन का एटॉमिक मास बढ़ गया ना, 12 से 13 हो गया, ठीक है। एटॉमिक मास बढ़ गया तो एटॉमिक मास बढ़ेगा तो क्या होगा, बी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा बी डिक्रीज, क्यों होगा, क्योंकि बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। हमें फॉर्मूला पता है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला होता है h/8π² IC। तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, है ना। तो अगर आई बढ़ता है तो क्या होगा, बी घट जाएगा, ठीक है। और अगर बी घटता है तो क्या होगा, एनर्जी लेवल जो है वो क्या होगा, लोअर हो जाएगा, एनर्जी लेवल भी घट जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एनर्जी का भी फॉर्मूला हमें पता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = BJ ऑफ J+1, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, है ना, इसीलिए क्या होगा, हमारा एनर्जी लेवल घट जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। फॉर 12 कार्बन ऑक्सीजन द ट्रांजिशन J20 to J21, J0 से J1 पे गए, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, जीरो एनर्जी लेवल था हमारा पहले, उससे फिर फर्स्ट एनर्जी लेवल पे गए, अपीयर्स एट 3.84235 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें क्या कहा गया है, जो पहला ट्रांजिशन है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, जबकि हमारा J0 से J1 पे हम गए तो वहाँ कहाँ पे आया, इतने पे आया, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है आपको, B की वैल्यू दे रखी है, ये 2B हमने पढ़ा था ना, 2B पहला जो ट्रांजिशन आता है वो कितने पे आता है, 2B पे आता है। तो हमारा 2B बराबर हो गया 3.842235 सेंटीमीटर इनवर्स के, ठीक है। फॉर 13 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का आइसोटोप लिया हुआ है यहाँ पे, द ट्रांजिशन J20 से J21 पे जो है वो कितने पे आया, वो आया 3.67337 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो ये भी कितना हो गया, ये भी इसके लिए ये इस वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ये भी हमारा 2B गिवन है, ठीक है। गिवन है कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो है 12, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास यूनिट है 15.9994, दैट इज ऑलमोस्ट 16 एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज द आइसोटोपिक मास ऑफ 13 कार्बन, आइसोटोपिक मास हमें निकालना है 13 कार्बन का, ठीक है। इस वाले कार्बन का आपको गिवन है, ऑक्सीजन का गिवन है, इस ये 13 वाले का कार्बन का आइसोटोप का आपको मास निकालना है, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, देखो अभी ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था B इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/I, इसी फॉर्मूले को हम अभी यहाँ यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। B इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/I। दोनों के लिए हमें क्या गिवन है, 2B की वैल्यूज़ गिवन है। 2B इस वाले के लिए ये है और 2B की वैल्यू इस वाले के लिए, आइसोटोप ऑफ कार्बन के लिए ये है। तो इससे हम B कैलकुलेट कर लेंगे दोनों के लिए, है ना। B = 3.84/2 और इसके लिए भी सिमिलरली
अपॉन 2 करके दोनों b की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट करके रख ली है, सेंटीमीटर इन्वर्स में आ गई हमारी। अब हमें पता है b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i, है ना, दैट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/μ, क्योंकि i और म्यू क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। क्या फार्मूला होता है, i इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है ना। तो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के और b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है i के, यानी कि b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई म्यू के, ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, b ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन b ऑफ आइसोटोपिक कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू म्यू ऑफ आइसोटोपिक कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन म्यू ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। रख सकते हैं ना ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ये हमने क्या किया, अब हमने b की वैल्यूज़ हमें पता है क्या है, b की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे देखी थी, वो हमने सब्सटीट्यूट कर ली, ठीक है। ये हमने सब्सटीट्यूट करके हमारा क्या आंसर आ गया, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 1.04600, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है, हमें इस वाले कार्बन का मास दे रखा है, जो हमारा कार्बन एटम होता है, ऑक्सीजन का दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि इस म्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाले म्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले म्यू की भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का हमें गिवन है, इस कार्बन का हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए म्यू ऑफ आइसोटोपिक कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है 13 कार्बन इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट में हमें जो दे रखा है वो रख लिया, इसी तरीके से नीचे कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने ये रखा है, ठीक इसी तरीके से हमने म्यू ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट कर लिया। इसके लिए दोनों चीज़ें हमें गिवन है, कार्बन का वेट एटॉमिक मास यूनिट हमें गिवन है, ऑक्सीजन का गिवन है, सब सब्सटीट्यूट करके, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने इस तरीके से ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। क्या कैलकुलेट किया है, ये म्यू ऑफ आइसोटोपिक कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन म्यू ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको सब्सटीट्यूट कर लिया हमने इनसे, ठीक है। ये सब कुछ करके हमारा ये आ गया 1.04600, ठीक है, राइट। अब देखो तो 13 जो कार्बन है हमारा आइसोटोपिक जो कार्बन है, इसका हम यहाँ से निकाल लेंगे अपना वैल्यू, एटॉमिक मास यूनिट में हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, राइट। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रमन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल द फर्स्ट 3 लाइन्स आर एट 4.86, 8.14 and 11.36 centimeter inverse. Determine the rotational constant B and moment of inertia. ये कहा जा रहा है कि रमन स्पेक्ट्रा जो है, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास है और उसका जो रमन स्पेक्ट्रा है उसमें 3 लाइन्स हैं, है ना। 3 लाइन्स का कहाँ पे आई है, 4.86 पे आई है, 8.14 पे आई है और 11.36 पे आई है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारी स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है। रमन स्पेक्ट्रा की हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रोटेशनल और दिस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम रमन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रमन स्पेक्ट्रा में अगर आपको याद है हमारी इक्वल स्पेसिंग आती थी सभी एनर्जी लेवल्स में और वो होती थी 4b, ठीक है। हमारी इक्वल स्पेसिंग आती थी सभी एनर्जी लाइंस में जो कि 4b के बराबर होती थी, ठीक है ना। रमन का रोटेशनल के बारे में हम बात करें, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको याद है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था कि हमारी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो हमारी लाइंस आती हैं वो बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग पे आती हैं, 4b की गैपिंग होती है हमारी, ठीक है। तो अब देखो पहली वाली जो लाइन आई है वो किस पे आई है, 4.86 पे, दूसरी आई है 8.14 पे और तीसरी आई है 11.36 पे, तीनों लिख ली हमने, ठीक। और इनके बीच की स्पेसिंग हमें पता है कितनी होती है, 4b होती है, इनके बीच की स्पेसिंग 4b होती है, ठीक है ना। तो और ये वाली कितनी होती थी, सबसे पहले वाली अगर आपको याद है कितनी होती थी, 6b होती थी, ठीक है। सबसे पहले वाली 6b होती थी, उसके बाद में 4b होती थी सारी। चलो ये 4b हमें पता है कितना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4b इज इक्वल टू क्या करेंगे, अब हम 8.14 में से इसको अगर हम माइनस कर दें तो 4b के बराबर होगा, ठीक है ना। 8.14 में से हमने 4.86 को अगर माइनस कर दिया तो वो 4b के बराबर है, यही किया हमने यहाँ पे। b की वैल्यू आ गई हमारी 0.81 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो b आ गया, अब हम आराम से अपना i को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट।
तो आई को हमने h अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी सी सबकी वैल्यूज़ रखी है हमने, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज 0.7417 एंगस्ट्रॉम, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 रमन लाइंस। पहली 3 रमन लाइंस की पोजीशन हमें बतानी है। गिवन मास ऑफ H इज दिस। अब देखो ये ग्राम्स में दे रखा है, आपको कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब क्या निकालना है हमें, पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 रमन लाइंस। बॉन्ड लेंथ हमें दे रखी है, यानी कि R की वैल्यू दे रखी है, तो R हमें दे रखा है 0.7417 एंगस्ट्रॉम, है ना। मास कितना दे रखा है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं स्पेसिंग। पहली 3 लाइंस की पोजीशन हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। क्या होती है पोजीशन, 4b होती है ना। अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल कराया है, तो हमने देखा था कि 4b की स्पेसिंग है, यानी कि अगर हमारे पास b की वैल्यू है तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना। फर्स्ट लाइन जो आती है, थोड़ा सा देखो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपको याद है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारी रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो कैसी होती थी, उसमें हम इस तरीके का स्पेक्ट्रा पढ़ते थे। ये क्या होती थी, ये हमारी रेले लाइन होती थी, है ना, ये रेले लाइन होती थी। ठीक है, और जो पहली स्पेसिंग हमें मिलती थी, सबसे पहले वाली लाइन की जो स्पेसिंग मिलती थी वो कितनी होती थी, 6b होती थी, ये 6b होती थी। ठीक है, दूसरी जो होती थी, अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितनी होती थी, 4b। यहाँ से तो 4b होती थी, लेकिन अगर हम रेले लाइन से इसको देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 10b हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम ये 2 लाइंस की स्पेसिंग देखें तो ये अगेन कितनी है, 4b है। ठीक है, ये 4b है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितनी हो जाएगी, ये 14b हो जाएगी। ठीक है ना, ये 14b हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो अब अगर हमें b की वैल्यू पता है तो हम पहली लाइन की स्पेसिंग, फिर दूसरी लाइन की स्पेसिंग, फिर तीसरी लाइन की स्पेसिंग बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है, हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और b कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता है, b का फॉर्मूला हमें पता है, b = h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें I भी गिवन नहीं है, हमें सिर्फ मास गिवन है, I गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले I कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, I कैलकुलेट कैसे करेंगे, I का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, I = μr² होता है ना। I = μr²। भाई देखो ये फॉर्मूला है, b = h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC है। I हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो I की जगह हम क्या रख सकते हैं, फॉर्मूले में μr² रख सकते हैं। R हमें गिवन है, म्यू हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें एटॉमिक मास यूनिट गिवन है, हाइड्रोजन का मास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले म्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, m1 m2 अपॉन m1 + m2। m यानी क्या है, मास ऑफ एटम, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो दोनों ही एटम्स हमारे हाइड्रोजन के हैं, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। 1.67 × 10⁻24 का होल स्क्वायर अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आ गई 0.8365 × 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, म्यू आ गया अब हमारे पास। अब हम आराम से बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर μr² c, सब चीज़ें हमें पता है। म्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, आर हमें गिवन है, सी की वैल्यू है हमें पता है 3 × 10⁸ होती है ना, मीटर्स में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी सब्सटीट्यूट एवरीथिंग, सब कुछ हमने कर लिया। यहाँ पे हमने देखो सेंटीमीटर्स में ले रखा है सब कुछ, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद में हमारी बी की वैल्यू आ गई 60.73 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब पहली 3 लाइंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है 6b 10b 14b। b को सब्सटीट्यूट कर दो हर जगह, 6b यानी कि 6 इंटू दिस, 10b यानी कि 10 इंटू b, 14b यानी कि 14 इंटू जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट, राइट। तो दीज वर द न्यूमेरिकल्स ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ये समझ में ना आए क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लो। 2-3 बार पढ़ने के बाद में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे दिमाग में
क्लूज आने लग जाते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया, देखो पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 रमन लाइंस हमें निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, यानी कि हम अगर हमें ये ध्यान है कि हमारा जो रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हमने पढ़ा था कि पहली जो 3 लाइंस हैं उनकी आपस में गैपिंग कितनी होती है, 4 भी होती है, लेकिन हम रेले लाइन से अगर देखें तो क्या होगा, 6B 10B 14B। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। थियोरेटिकल कंसेप्ट हमें सब आने चाहिए, तो हम आराम से अपने न्यूमेरिकल्स को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हमारी माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस हैं, इसी तरीके से जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो हैं, क्योंकि रमन में भी रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसी के क्वेश्चंस अभी हमने यहाँ पे किए हैं, तो वो आपको देखनी ज़रूरी है, जैसे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस नाउ ऑन योर ओन, एंड अगेन इफ एनी क्वेरी do write me. Thank you.